मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, देवली, डिस्ट्रिक्ट टोंक, राजस्थान। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 3 व्यावसायिक प्रशासन के सेकंड पेपर बीमा के जोखिम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जोखिम अर्थ एवं परिभाषा। जोखिम अर्थ एवं परिभाषा। जोखिम शब्द की सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में उस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता रहा है, किंतु बीमा का अध्ययन एवं अध्यापन करने वाले हानि या क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। यानी हानि या क्षति की जो संभावना है उसी को जोखिम कहा गया है। कुछ ने जो विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है या जो शब्दकोश में परिभाषा है, और वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार किसी हानि, चोट, क्षति या विनाश की संभावना ही जोखिम है। फ्रैंक एवं नाइट के अनुसार जोखिम गणना योग्य अनिश्चितता है। जोखिम गणना योग्य अनिश्चितता है। इसमें क्या गणना को और जोड़ दिया कि उसको कैलकुलेट की जा सकती है। गुण तथा कुर्ज के शब्दों में हानि या क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। डेनेनबर्ग ने एक छोटी सी परिभाषा दी है। उनके अनुसार किसी भी हानि की अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। विलियम्स तथा हिंस के अनुसार जोखिम संभावित परिणाम में वह विचलन है जो एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रकृति में विद्यमान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अनिष्ट, यानी जो हम चाहते नहीं अनिष्ट हो जाए, मतलब जैसा हम सोचते नहीं, और क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। और इससे मिलता जुलता है कि बीमा संकट एवं क्षति कारक। बीमा के संदर्भ में जब जोखिम शब्द का उपयोग किया जाता है तो दो अन्य शब्दों का उपयोग भी किया जाता है। प्रथम बीमा संकट तथा हानिकारक। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। संकट या खतरे वे कारण हैं जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। विषय वस्तु जो है वो महत्वपूर्ण है कि उसकी विषय वस्तु माल हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, अन्य कोई चीज़ हो सकती है। इसमें मेहर तथा केमेक के शब्दों में संकट वह स्थिति अथवा दशा है जो किसी क्षतिकारक, यानी जो क्षति पहुंचाने वाला कारक मतलब से उत्पन्न होने वाली हानियों के अवसरों को उत्पन्न कर सकती है या बढ़ा सकती है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संकट या खतरे वे हैं जो बीमाकृत वस्तु की, यानी वो विषय वस्तु हो, बीमाकृत, जिसका बीमाकृत यानी जिसका बीमा किया जाता है, वो उसकी हानि के अवसर बढ़ाते हैं या उत्पन्न करते हैं। वो क्या है? जो कारक क्षति उत्पन्न करता है उसे पेरिल या क्षति कारक कहते हैं। परंतु संकट वे मानसिक एवं भौतिक दशाएं, स्थितियां, भय, लापरवाहियां हैं जो क्षति उत्पन्न करने वाले कारकों को जन्म देती हैं या क्षति के अवसरों को बढ़ा देती हैं। उदाहरण के लिए, एक कारखाने में आग लगती है। इस कारखाने में वेल्डिंग का काम होता है जिससे कुछ चिंगारियां निकलती हैं। वहीं पर कुछ विस्फोटक पदार्थ के पैकेट किसी ने रख दिए हैं। यहाँ आग लगना क्षति का कारण है, किंतु वेल्डिंग की चिंगारियां आग लगने का कारक है, वो कारक है, संकट है, हजार्ड है। एंड इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ के पैकेट आग लगने का आधारभूत कारक है, परंतु वहाँ आग को क्षतिकारक माना जाएगा। आग को क्या माना जाएगा? क्षतिकारक माना जाएगा।
तथा चिंगारियों तथा विस्फोटक ये पदार्थ संकट माने जाएंगे। अब है जोखिमों का वर्गीकरण। तो हमने देखा कि जोखिम जो है वो क्या है, दुर्घटना की संभावना, अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। जोखिम को उनके कारणों, प्रभावों तथा लक्षणों आदि के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें। संपत्ति संबंधी जोखिमें वे जोखिमें हैं जो किसी व्यवसाय या परिवार की संपत्ति को हानि होने पर उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए किसी मकान के नष्ट हो जाने की संभावना में संपत्ति जोखिम विद्यमान है। दायित्व जोखिमें वे हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संपत्तियों या उसके कर्मचारियों की हानि के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति कार चलाते हुए दूसरी कार को क्षतिग्रस्त करके उसके चालक को घायल कर दे, तो उस व्यक्ति को उसकी कार तथा चालक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, तो दायित्व बनेंगे। व्यक्तिगत जोखिमें वे जोखिमें हैं जो किसी संस्था या परिवार के किसी सदस्य के कारण उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए किसी परिवार के पालनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने या उसके रोजगार के समाप्त हो जाने अथवा किसी संस्था के एक महत्वपूर्ण प्रबंधक की मृत्यु हो जाने, बीमार पड़ जाने की संभावना में ऐसी जोखिम पाई जाती है, यानी ये व्यक्तिगत जोखिमें हैं। दूसरा है भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें। प्राकृतिक कारणों यथा तूफान, अग्निकांड अथवा बाढ़ आदि से किसी संपत्ति को हानि होने की आशंका को भौतिक जोखिमों की श्रेणी में रखा जाता है। सामाजिक जोखिमें वे हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण के कारण उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की लापरवाही से या कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, उपद्रव आदि के कारण से उत्पन्न होने वाली जोखिमें सामाजिक जोखिमें हैं। ये समाज से आई है, मतलब एक ग्रुप से आई है, व्यक्तियों के ग्रुप से आई है। आर्थिक जोखिमें वे हैं जो संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। उत्पादन प्रक्रिया में अनिश्चितता, बाजार अनुसंधान के परिणामों के प्रभावहीन रहने तथा बाजार के मूल्यों के उतार चढ़ाव रहने के कारण उत्पन्न हानि की संभावनाओं को आर्थिक जोखिमों में सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा है स्थिर या गतिशील जोखिमें। विलेट ने जोखिमों को 2 भागों में बांटा, स्थिर या गतिशील जोखिमें। स्थिर जोखिमें वे हैं जो प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों की क्रियाओं के कारण अथवा मानवीय गलतियों एवं गलत कार्यों के कारण उत्पन्न होती हैं, ये स्थिर जोखिमें। गतिशील जोखिमें वे होती हैं जो परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं की इच्छा में परिवर्तन, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन आदि कारण जो है वो गतिशील जोखिमें हैं। फिर है आधारभूत एवं विशिष्ट जोखिमें। आधारभूत जोखिमें वे हैं जो किसी समूह के साथ जुड़ी रहती हैं। ये जोखिमें न तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न होती है, न किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित ही करती हैं। ऐसी जोखिमों को एक व्यक्ति सामान्यतः समाप्त भी नहीं कर सकता। ऐसी जोखिमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे तेजी है, बाजार में तेजी आ जाए, मंदी आ जाए, इसके अलावा कहीं उपद्रव हो जाए, दंगे हो जाए, बाढ़, तूफान, भूकंप, महामारी, ये ऐसी घटनाएं जो आधारभूत जोखिमें उत्पन्न करती हैं। विशिष्ट जोखिमें वे हैं जो व्यक्ति विशेष के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इन जोखिमों को व्यक्ति विशेष ही अपने ढंग से नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार के पोषक के अयोग्य हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने, मकान में आग लग जाने के कारण ऐसी विशिष्ट जोखिमें उत्पन्न होती हैं। अब है परिकल्पी एवं शुद्ध जोखिमें। सबसे पहले परिकल्पी जोखिम क्या है? परिकल्पी जोखिम वे जोखिमें हैं जिनमें लाभ तथा हानि दोनों की संभावना विद्यमान रहती है। व्यापारिक व्यवहारों में परिकल्पी, स्पेक्युलेटिव कहते हैं इसको, जोखिमें विद्यमान होती हैं। एक व्यापारी जो 1000 क्विंटल गेहूं खरीदने का सौदा करता है और उसकी सुपुर्दगी नहीं लेना चाहता, बल्कि मूल्यों के अंतर से लाभ उठाना चाहता है,
तो वह परिकल्पी या सट्टे की जोखिम उठाता है। ठीक है, उसने मान लीजिए कोई गेहूं का सौदा 25 के हिसाब से किया उसने और 26 के हिसाब से किसी को बेच दिया, खरीदने का और बेच दिया, तो 1 रुपये किलो पे जो लाभ है उसने ले लिया और डिलीवरी नहीं ली उसने और दूसरे को वहीं बेच दिया, या मूल खरीदार को उसने वापस बेच दिया। यदि भाव बढ़ जाते हैं तो वह जोखिम लाभ प्रदान करती है, किंतु उसके विपरीत यदि भाव गिर जाते हैं उसे हानि उठानी पड़ती है। ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवा सकते। इसी कारण व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा, नवकरण, सरकारी नीतियों आदि के कारण भी व्यवसाय को लाभ या हानि हो सकती है। इन सभी कार्यों में हानि एवं लाभ साथ साथ चलते हैं। इनमें हानि एवं लाभ की संभावना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिकल्पित जोखिमें उठाने वाले सभी व्यक्ति सटोरिये नहीं कहे जा सकते। ऐसी जोखिमों का उठाना जुआ खेलना भी नहीं कहा जा सकता। परिकल्पित जोखिमों से सुरक्षा के लिए बहुत ही कम उपाय उपलब्ध हैं। बीमा ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसका कारण है कि बीमा का उद्देश्य बीमित को लाभ प्रदान नहीं करना होता, केवल उसे हानि से सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवसायी सुरक्षा के सौदे अथवा सटोरिये से विकल्प के सौदे करते हैं। उनके अतिरिक्त परिकल्पित जोखिमों से सुरक्षा के उपाय नगण्य ही हैं। इन उपायों को वो जैसे क्या कर सकते हैं, जोखिमों के विपरीत प्रभावों को समाप्त करने की लागत प्राय बहुत अधिक होती है। ऐसी जोखिमों को सुरक्षा होने से लाभ की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। कई व्यक्ति परिकल्पित जोखिम उठाना पसंद भी करते हैं। ऐसी जोखिमों का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम निर्धारित करने का निश्चित आधार नहीं होता। ये सबसे बड़ा कारण है कि इसको किस आधार पे कितना अमाउंट की हानि होगी या होगी कि नहीं होगी, तो इसको मेजरमेंट, इस पर प्रीमियम नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसको इनका बीमा भी नहीं करवाया जा सकता। ऐसी जोखिमों का बीमा करवाने में कई नैतिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। और दूसरा है शुद्ध जोखिमें। शुद्ध जोखिमें वे जोखिमें हैं जिनके कारण किसी पक्षकार को केवल हानि होने या हानि नहीं होने की संभावना होती है तथा उसे लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में शुद्ध जोखिम से घिरा होता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान है तो वह मकान बिजली गिरने से नष्ट हो सकता है या बच सकता है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मकान के नष्ट होने से हानि तो हो सकती है और बच जाने से कोई हानि नहीं होती, किंतु उससे उसको कोई लाभ भी नहीं होता। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई शुद्ध जोखिमों से घिरा रहता है। नौकरी से निकाले जाने, बैंक के दिवालिया होने, खेत में फसल खराब होने, चित्रकार के हाथ या नर्तकी के पांव बेकार हो जाने आदि की जोखिमें सदैव विद्यमान रहती है। इन सभी में शुद्ध जोखिमें विद्यमान है। शुद्ध जोखिमों के परिणाम प्रायः अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इन जोखिमों में केवल जोखिमों को शिकार होने वाले व्यक्ति को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि ये जोखिमें संपूर्ण समाज के हितों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। अब बात आती है कि शुद्ध जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है। शुद्ध जोखिमों, यदि ऐसी सभी जोखिमों का ठीक ठाक मापन संभव नहीं होता, किंतु अधिकांश जोखिमों का मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मृत्यु दर तालिकाओं के माध्यम से विभिन्न आयु के वर्ग के व्यक्तियों की मृत्यु संभावनाओं की गणना की जा सकती है। इसी प्रकार अग्नि की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों के समूह को होने वाले हानि की संभावनाओं का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी विशेष प्रकार के व्यापार होने वाले डूबत ऋणों को भी पूर्व आंकड़ों के आधार पर गणना की जा सकती है। समुद्र में डूबने वाले जहाज़ों के पूर्व आंकड़ों के आधार पर समुद्र में डूबने वाले जहाज़ों की संख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इन सब के परिणाम स्वरूप ही जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा अन्य प्रकार के सामान्य बीमा के अनुबंध किए जाते हैं। अब बात आती है सभी जोखिमें बीमा योग्य नहीं, और दूसरा आता है सभी जोखिमों का समाधान बीमा नहीं। किसी ने ठीक लिखा है कि न तो सभी जोखिमें बीमा योग्य होती है और न बीमा ही सब जोखिमों का समाधान का एकमात्र साधन है। वस्तुतः यह कथन बीमा की सीमाओं तथा बीमा की सफलताओं की आवश्यकताओं की बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो सभी जोखिमें बीमा नहीं होती। बीमा जोखिमें मूलतः दो प्रकार की होती है, प्रथम परिकल्पित तथा द्वितीय शुद्ध।
परिकल्पित जोखिमों का बीमा करना एवं करवाना संभव ही नहीं होता। ऐसा बीमा अवैध होता है। उदाहरण के लिए जुआरी, चोर, डकैत, आतंकवादी अपना तथा अपने हितों का बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि वे स्वयं अपने आप जोखिम उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनकी जोखिमें परिकल्पित होती हैं। केवल शुद्ध जोखिम का ही बीमा करवाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि शुद्ध जोखिम का ठीक ठाक आकलन किया जा सकता है, और दूसरा है ऐसी जोखिम पर बीमित या बीमाकर्ता में से किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अब सभी जोखिमों का समाधान बीमा नहीं, सभी जोखिमों का समाधान बीमा से संभव नहीं है। परिकल्पित जोखिमों का तो बीमा करवाया ही नहीं जा सकता, किंतु कभी कभी शुद्ध जोखिमों का बीमा करना एवं करवाना भी असंभव हो जाता है। उसके कुछ कारण है। पहला कारण है, यदि जोखिम बहुत ही घटिया हो, ऐसे में जोखिम उत्पन्न होने वाली क्षति तथा वसूल की जाने वाली प्रीमियम की राशि में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। दूसरा, यदि किसी शुद्ध जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति बहुत कम हो तो वो कवरेज नहीं होगा, तो फंड इकट्ठा नहीं होगा, तो बीमा नहीं किया जा सकता। यदि जोखिम किसी व्यक्ति विशेष या एकाकी व्यक्ति की हो तो भी नहीं किया जा सकता, या जोखिम महत्वपूर्ण हो, जैसे जूते के फीते की जोखिम। यदि जोखिम में उत्पन्न होने वाली हानि की गणना नहीं की जा सकती हो, या हानि को निश्चित नहीं किया जा सकता हो, यदि सब बीमितों का एक ही साथ क्षति होने की संभावना हो, वो एक ही साथ काम करते हैं और एक ही साथ, तो सारे बीमित उसमें अगर क्षति होगी तो सभी को क्लेम देना पड़ेगा, तो बीमा कंपनी ऐसा नहीं करेगी। यदि जोखिम बीमा योग्य नहीं रहेगी, जैसे कैंसर के रोगी की जोखिम। और अगला नेक्स्ट है, यदि जोखिम में बीमित का बीमा योग्य हित न हो। शुद्ध जोखिम का बीमा भी नहीं करवाया जा सकता इन दशाओं में। ऐसी जोखिमों का समाधान बीमा द्वारा संभव नहीं होता, ये बीमा की सीमा है, और इसके लिए, इसके समाधान के लिए अन्य विधि खोजना पड़ता है, और जोखिमों में कटौती करना ही एकमात्र समाधान है।